जी सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है सभी क्वेश्चंस को हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ करने वाले हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन जो है वो कब से कब तक होगा। ये शुरू हो चुके हैं, फर्स्ट यानी ऑप्शन सही होगा 4 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और 20 फरवरी को ये खत्म भी हो जाएंगे। और पैरा ओलंपिक की बात की जाए तो यहां पर शीतकालीन वाले की तो 4 मार्च से यानी अगले महीने से ये शुरू होंगे, 4 मार्च से 13 मार्च तक ये चलेंगे, है ना। बीजिंग चीन में ये गेम्स चल रहे हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए, यहां पर लोगों में शो भी है ना। बीजिंग चीन में ये ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं शीतकालीन वाले और 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेंगे। मोटो जो है एक साझे भविष्य के लिए एक साथ, एक साझे भविष्य के लिए एक साथ, ये मोटो रहेगा, इतना आपको याद रखना है। ओलंपिक खेलों को जो रेगुलेट करती है जो संस्था वो कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ये समिति, इसका जो मुख्यालय है कहां पर है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। कहां पर, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। थॉमस बाक जो है इसके अध्यक्ष है इस समिति के, आपको ये याद रखना है थॉमस बाक के बारे में। ओलंपिक की जो शुरुआत हुई है वो सभी को पता होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1896 को बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यही हुए थे 6 अप्रैल 1896 में, है ना। पहले ओलंपिक कहां हुआ था, एथेंस ग्रीस में हुए थे। कहां पर, एथेंस ग्रीस में। पहला शीतकालीन जो हुआ था, जो इस क्वेश्चन की बात हो रही है, 1924 में हुआ था, चमोनिस्क फ्रांस में हुआ था, चमोनिस्क फ्रांस में। ओलंपिक की शुरुआत का श्रेय जो जाता है वो पीरे डी कुबर्तीन को जाता है। ओलंपिक के बारे में इतना सब याद रखेंगे, नीचे PDF दी हुई है, वहां से आप देख लीजिएगा, बार बार देखने की यानी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये पुस्तक का नाम है, छोटे से जीवन पर लिखी है नीरज चोपड़ा के, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये पुस्तक का नाम है, किसने लिखी है, नवदीप सिंह गिल ने। किसने, नवदीप सिंह गिल ने। ये याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा के ऊपर लिखी गई पुस्तक है अभी हाल ही में। और अभी हाल ही में और भी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने, किसने, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेनिएंट नेशनलिस्ट, ये लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने। किसने, चंद्रचूड़ घोष ने। RC गंजू और अश्विनी भटनागर ने ऑपरेशन खात्मा नामक से, ऑपरेशन खात्मा नामक से पुस्तक लिखी है RC गंजू और अश्विनी भटनागर ने। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक जो लिखी है वो किरण बेदी ने लिखी है। कौन सी लिखी है किरण बेदी ने, फियरलेस गवर्नेंस। अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है यूर बेस्ट डे इज टुडे, यूर बेस्ट डे इज टुडे। सोनू सूद और मीना अय्यर द्वारा इन दोनों ने लिखी है आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा, सोनू सूद और मीना अय्यर द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर द्वारा एन एरा डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये याद रखना, शशि थरूर द्वारा। PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा, PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा ओह मिजोरम लिखी है। उर्जित पटेल द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है। ये सब पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी की सभी, है ना। नीचे PDF मिल जाएगा, आपको पढ़ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। 216 फुट की है, किसकी है, रामानुजाचार्य की है। कहां पर अनावरण किया, हैदराबाद में किया। किसने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ये आपको याद रखना है। रामानुजाचार्य कौन थे, 11वीं शताब्दी के संत महात्मा थे, क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में कारगिल युद्ध के नायक, अभी एक और यहां पर प्रतिमा का अनावरण किया गया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कारगिल युद्ध के नायक विक्रम बत्रा का, कहां पर, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में इसका अनावरण किया गया था, विक्रम बत्रा की प्रतिमा का, जो कि आप याद रखेंगे कारगिल युद्ध के ये नायक थे, है ना। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनवरी 2022 में बेरोजगारी दर कितनी है। भारत की बेरोजगारी दर पूछी है जनवरी महीने की, तो ये है 6.57%, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा की बात की जाए तो बेरोजगारी दर कहां पर है, हरियाणा में है,
23.4% है और राजस्थान में दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है। ये आप आंकड़ा भी देख सकते हो। सबसे कम बेरोजगारी की बात की जाए तो तेलंगाना में है 0.7% और सबसे दूसरे नंबर पर कम है गुजरात की और तीसरे नंबर पर मेघालय की। ये देख सकते हो, है ना। तो यहां पर जनवरी 2022 की जो है पूरे भारत की 6.5% है और पिछले दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 7.9% थी, है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर 5वां। लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर के बारे में फुल डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, लगभग 7 मिनट की है। 7 मिनट में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। कल मैंने इसको अपलोड कर दिया था। अब यहां पर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को, याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1954 में हुई थी भारत रत्न की, है ना। 2001 में लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 1989 यानी 1989 में लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया, जो कि फिल्म और सिनेमा का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1969 में हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात कर रहा हूं। 1969 में शुरुआत हुई और 20 साल के बाद लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। पहला फिल्म फेयर अवार्ड जो मिला था, पुरस्कार जो मिला था 1958 को। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1969 को। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1999 को। और भारत रत्न मैंने अभी आपको बताया। वास्तविक गुरु कौन थे? गुलाम हैदर थे। कौन थे? गुलाम हैदर थे इनके वास्तविक गुरु। राज्यसभा की सदस्य कब बनी थी? 1999 से 2005 तक ये राज्यसभा की सदस्य रही थी, लगभग 6 वर्ष रही थी, है ना। तो इतना आप याद रखेंगे। अगर फुल डिटेल में देखना चाहते हो तो 7 मिनट की वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आप पेज पर जाके यानी चैनल के पेज पर जाकर भी आप आराम से देख सकते हो वहां पर। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वें स्थान पर रखा है? LIC को 10वें स्थान पर रखा है। भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC को किसने ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट आई है 2021 की, तो इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर यानी 10वें स्थान पर LIC कंपनी है हमारे भारत की। और पहले स्थान पर जो है वो चीन की कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी पिंग एन इंश्योरेंस कंपनी। ये आपको ध्यान में रखना है। पहले स्थान पर चीन है और 10वें स्थान पर हमारी LIC की कंपनी है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी है ना। LIC की जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष जो है MR कुमार है। अध्यक्ष कौन है? MR कुमार है। अदर जो हमारे यहाँ पर सूचकांक है, इंडेक्स हैं, जो अभी हाल ही में हमें याद रखने हैं, तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। भ्रष्टाचार में सूचकांक जो है भारत का वो 85 है, यानी 85वां सूचकांक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो है वो 83वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात की जाए, भुखमरी में 101वां स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की बात की जाए तो 121वां स्थान है। शांति सूचकांक में 135वां है और हैप्पीनेस में 139वां है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वां है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में 66वां स्थान है। ये सब बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिएगा, जितने स्टार लगाओगे उतने कम है। और इसका PDF जरूर दूंगा मैं आपको, नीचे PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल खिताब। पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है तो यहां पर राफेल नडाल ने। राफेल नडाल स्पेन के हैं और इन्होंने किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव को हराया। किसको? मेदवेदेव को हराया, जो कि डेनियल मेदवेदेव जो है वो रूस से हैं। कहां से हैं? रूस से हैं। और स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट खिताब 2022 का एकल पुरुष में जीता, जो कि इन्हें हराया, डेनियल मेदवेदेव को। इसी में अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब महिला में एशले बार्टी ने जीता। ऑस्ट्रेलिया की हैं ये एशले बार्टी। अगर पुरुष युगल की बात की जाए, थानासी कोकिनाकिस और निक किर्जियोस इन दोनों ने जीता। महिला युगल की बात की जाए तो बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा इन दोनों ने जीता। मिश्रित युगल की बात की जाए, क्रिस्टिना मेलाडेनोविक और इवान डोगडिक
है ना। इवान डोडिग और मेलाडेनोविक ने, इन दोनों ने जीता मिश्रित युगल खिताब। ये सब आपको ध्यान में रखना है। गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की झांकी को, ये आपको ध्यान में रखना है, आप फोटो में भी देख सकते हो। और पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भी यहाँ पर झांकी में सर्वश्रेष्ठ आया है यहाँ पर महाराष्ट्र, ये एक कैटेगरी में और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ झांकी दी जाती है पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में, इसमें महाराष्ट्र आया है। और मेंस में जो आया है वो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं PR श्रीजेश। PR श्रीजेश कौन है? भारतीय हॉकी टीम के ये गोलकीपर हैं। कौन है? गोलकीपर हैं, याद रखना PR श्रीजेश के बारे में। ये पुरस्कार 2019 में महिला की कैप्टन, हॉकी टीम की कैप्टन, महिला हॉकी टीम की रानी रोमपोल ने जीता था 2019 में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में जीता है। कौन सा? लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। भारत का पहला अन्य अक्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM जो है वो किस राज्य को घोषित किया गया है? भारत का पहला अन्य अक्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, ये होता क्या है कि जो अक्षेत्र गवर्नमेंट ने अपने संरक्षण में ना लिया हो और जहां पर जैव विविधता भरपूर पाई जाती है तो वहां पर उसको अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया जाता है। तो ये किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम को। गुरुग्राम के पास में जो अरावली की जो पार्क लगता है, अरावली की पहाड़ियां लगती हैं, वहां पर जैव विविधता अधिक पाई गई है, तो यहां पर गुरुग्राम को ये अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, ये आप याद रखना। इसकी फुल फॉर्म के बारे में, हरियाणा के गुरुग्राम के अरावली क्षेत्र को जैव विविधता भरपूर होने के कारण इसे OECM राज्य घोषित किया गया है। पहला, जिस क्षेत्र को सरकार ने अपने अधिकार या संरक्षण में न लिया हो वह जैव विविधता ज्यादा हो, है ना, ये मैंने आपको बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है। तो कहां से की है पंख अभियान की? ये मध्य प्रदेश से की है। किस लिए की है? कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। कब की है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिवस पर ही ये घोषणा की गई है, यानी पंख अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। खेलो इंडिया गेम्स का जो आयोजन होगा 2022-23 का, ये मध्य प्रदेश में होगा। और अभी वाले जो पेंडिंग है वो हरियाणा में होने हैं। कहां पर होने हैं? ये हरियाणा में होने हैं, ये आपको याद रखना है। अगले जो होंगे वो मध्य प्रदेश में होगा, डिसाइड हो चुका है। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट यहां पर 230 है मध्य प्रदेश की। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। 1984 3 दिसंबर 1984 को ये त्रासदी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी, ये गैस के बारे में भी पूछा जाता है, ये आप देख सकते हो। सांची का स्तूप कहां पर है? भोपाल में है, ये भी मध्य प्रदेश भोपाल में है। महाबलेश्वर मंदिर उज्जैन में है, योगिनी मंदिर खुजराहो में है। तो ये खुजराहो के मंदिर के बारे में पूछा जाता है। महाबलेश्वर मंदिर, योगिनी मंदिर खुजराहो के कहां पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है। ये नेशनल पार्क भी आपको ध्यान में रखने हैं, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच। ये 4-5 तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, 11 नेशनल पार्क हैं। और ये 4-5 तो आपको ध्यान में रखने हैं, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, वन विहार, डायनासोर जीवाश्म, माधव फॉसिल जीवाश्म, ओंकेश्वर, संजय, सतपुड़ा नेशनल पार्क है ना, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। नेशनल पार्क सबसे ज्यादा 11 जो है वो मध्य प्रदेश में है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना जो है ये मध्य प्रदेश में चली हुई है। स्पेशल फोर्टी का गठन किया गया था लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए। EFIR पंजीकरण सेवा कहां शुरू हुई? मध्य प्रदेश में। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ, ये भी मध्य प्रदेश में। बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना की शुरुआत हुई, ये भी मध्य प्रदेश में। पहला
रेल कोच फैक्ट्री प्लांट जो है हबीबगंज में है ना, और विद्युत मित्र योजना जो है निष्ठा नाम से यहाँ पर मध्य प्रदेश में चली है। चलिए ये सब आप डिटेल में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीत लिया है। किसने जीता है? रिकॉर्ड 5 बार ये जीता है। 5वीं बार इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर जीत लिया है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब। ये आपको याद रखना है। आयोजन भी पूछा जाए तो कहां पर हुआ था? एंटीगुआ वेस्ट इंडीज में ये आयोजन हुआ था। अभी भारतीय क्रिकेट टीम की मेंस जो टीम है वेस्ट इंडीज के साथ खेल करके 1000वां मैच खेला, और ये 1000 मैच खेलने वाली हमारी भारतीय टीम जो है वनडे 1000 मैच खेलने वाली सबसे पहली टीम बन गई है ना। 1000 मैच खेलने वाली अभी हाल ही में खेला है ये वेस्ट इंडीज के साथ 1000वां मैच। ये आप ध्यान में रखेंगे। 13वां क्वेश्चन है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? पत्रकारों पर सबसे ज्यादा जो हमले हुए हैं ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हुए हैं, 25 हुए हैं हमले। उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है 23 यहां पर हमले हुए हैं। मध्य प्रदेश में 16 हमले हुए हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर ये मैंने मेंशन भी कर दिया है ऑप्शन के थ्रू, है ना, आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम प्रवेगा है। और राष्ट्रीय संस्थान कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। याद रखना, परम प्रवेगा की क्षमता जो है 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। कौन सी? पेटाफ्लॉप्स। जैसे हम डायोप्टर की जो क्षमता मापते हैं लेंस की डायोप्टर से मापते हैं, इसी तरह सुपर कंप्यूटर की क्षमता हम 3.3 पेटाफ्लॉप्स में यहां पर मापी जाती है। एक पेटाफ्लॉप्स जो है 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर होता है। पेटाफ्लॉप्स यानी क्षमता मापने की एक इकाई है। याद रखना, 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर है एक पेटाफ्लॉप्स। और डिजाइन जो है सीडेक द्वारा किया गया है, विकसित जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन द्वारा किया गया है। इतना सब आप याद रखेंगे इसके बारे में। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर भारत के किन 2 वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है? एक तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है और दूसरा जो है खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य। इन दोनों को अभी हाल ही में किया गया है। कब? 2 फरवरी को, जो कि 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। इस दिवस के अवसर पर इन दोनों को, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी में है और खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? कहां पर है? ये गुजरात में है। ये आप ध्यान में रखना इन दोनों को, है ना, उपयुक्त दोनों ये आंसर हो जाएगा। भारत में कुल 49 रामसर साइट हैं। कितनी है? 49 रामसर साइट है इन दोनों को मिला करके। सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है। सबसे भारत का रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था? 1 फरवरी 1982 को बना था। 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बन गया था। भारत में सबसे बड़ी जो रामसर साइट है वो सुंदरवन वेटलैंड है। कौन सी? सुंदरवन वेटलैंड है जो कि वेस्ट बंगाल में है। सबसे छोटा जो है रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इतना सब याद रखेंगे आप इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? सेहत योजना को। कौन सी? सेहत योजना को दवाओं की होम डिलीवरी के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा, है ना, सेहत योजना। सेहत योजना स्टे ओपीडी द्वारा रोगी को स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट के द्वारा डॉक्टर से परामर्श कर सकता है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस योजना के माध्यम से, है ना, ये दवाओं की होम डिलीवरी के लिए है। आप याद रखेंगे, रक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई के लिए क्लैप अभियान जो है किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। किसने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। क्लीन आंध्र प्रदेश, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छता संकल्प प्रोग्राम के तहत ये शुरू की गई है क्लैप अभियान, है ना। क्लीन आंध्र प्रदेश की यहाँ पर योजना है। शून्य ब्याज फसल ऋण योजना, ये भी अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने चलाई थी। शून्य ब्याज फसल ऋण योजना। जगन्ना विधा दीवने योजना जो है ये भी आंध्र प्रदेश ने चलाई थी। इंटरमीडिएट छात्रों के लिए मिड डे मील योजना जो है वो भी अभी आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में चलाई है। और लड़कियों के लिए निशुल्क साइकिल योजना जो है आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में ये योजना चलाई है। ये सारी योजनाएं जो है आंध्र प्रदेश की, आप
आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है ना। अभी कलाप जो है योजना ये भी आंध्र प्रदेश ने चलाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डीआरडीओ के रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं, डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? श्रीनिवासन मूर्ति। कौन? श्रीनिवासन मूर्ति जो है ये नए डायरेक्टर बनाए गए हैं डीआरडीओ के। याद रखना ये जगह लेंगे दशरथ राम की। किसकी? डॉक्टर दशरथ राम की ये जगह लेंगे। डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं जे सतीश रेड्डी हैं और इसका जो संस्कृत में जो मोटो पूछा जाता है वो बलस्यम मूलम विज्ञानम है और इंग्लिश में पूछा जाए तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ये आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश वाला भी। हाल ही में डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण भी किया है। कौन सी मिसाइल का? ब्रह्मोस का समुद्र से समुद्र संस्करण का। हाल ही में डीआरडीओ ने सिंधु नेत्र उपग्रह भी विकसित किया है। सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया है। डीआरडीओ ने स्वदेशी मशीन पिस्तौल जो है ASMI बनाया है। कौन सी पिस्तौल बनाई है? ASMI बनाई है। ये आप ध्यान रखेंगे, स्वदेशी है, डीआरडीओ ने बनाई है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम, इसका भी परीक्षण किया अभी हाल ही में। भारत ने पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया। यह भी डीआरडीओ ने किया। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस विकसित की। किसने? डीआरडीओ ने। मिसाइल संत के नाम से ये सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने। यह भी आपको ध्यान में रखना है। डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास नाम से स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन का भी यहां पर अभी ये विकसित किया है। किसने? डीआरडीओ ने। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में अब कितने प्रतिशत घासों का मैदान चिल्का झील में है? भारत में अब कितने प्रतिशत जो घासों का मैदान सिर्फ चिल्का में है, कितने प्रतिशत है? 33% है। ये आप याद रखना। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है 2021 की, तो 33% जो घास है वो चिल्का झील में है। चलिए अब ओडिशा के बारे में देख लेते हैं, कहां पर है चिल्का झील? ओडिशा में है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेशी लाल हैं यहाँ के ओडिशा के। मातृत्व अवकाश का लाभ जो है वो 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन किया गया है अभी ओडिशा में। यह भी आपको याद में रखना है, 90 से 180 दिन कर दिया है। सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा भी 32 से 38 वर्ष बढ़ा दी गई है। यह भी आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में बढ़ाई गई है सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 32 से 38 कर दी गई है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। यह भी आपको याद रखना है, भुवनेश्वर में हुआ था चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की गई थी उड़ीसा में। आपदा प्रबंधन के लिए अनिवार्य विषय बनाया, आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया उड़ीसा सरकार ने। ड्राई राशन योजना जो है उड़ीसा सरकार ने चलाई गई है। स्वच्छ कर्मचारी के लिए गरिमा नामक नई परियोजना भी उड़ीसा में। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी भी की है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल और स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण भी उड़ीसा सरकार ने। पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, नुआखाई उत्सव, रज पर्व, चैत्र जात्रा उत्सव, ये जो सब आपको याद रखना है। ड्रिंक फ्रॉम टैप यानी एक नल चलाने से 24 घंटे आपको पुरी में पानी अवेलेबल रहेगा इस योजना के तहत। और चिल्का झील मैंने आपको बताया, नलबन पक्षी अभ्यारण्य ये चिल्का झील में ही है, ये भी आपको याद रखना है। रूसी कुलिया बीच और गोल्डन बीच जो है ये भी कहां पर है? उड़ीसा में है। नोलिया शाही गांव और वेंकट रायपुर जो गांव है यूनेस्को ने सुनामी रेडी घोषित किया था अभी हाल ही में। नोलिया शाही गांव और वेंकट रायपुर को यूनेस्को ने सुनामी रेडी घोषित किया था। हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया है। व्हीलर द्वीप कहां है? ये उड़ीसा में, इसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम किया है। कोणार्क मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, काला पगोड़ा, लिंगराज मंदिर, ये जगन्नाथपुरी मंदिर, ये सब मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। नंदन कानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में है। हाल ही में सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम परले है, इसका भी अभी सफल परीक्षण किया गया हाल ही में उड़ीसा में। तो ये सब आप याद रखें। घासों का मैदान जो है वो 33% पूरे भारत का लगभग यहां पर है चिल्का झील में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अब बैडमिंटन की बात हो रही है तो यहां पर किसने जीता? किरण जॉर्ज ने जीता। किसने जीता? किरण जॉर्ज ने। अगर महिला में बात की जाए तो ये जीता उन्नति हुड्डा ने। ये
उन्नति हुड्डा है और ये किरण जॉर्ज है। ये आप ध्यान में रखेंगे। कहां पर हुई थी? ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किरण जॉर्ज ने और महिला में उन्नति हुड्डा ने जीता। भारत और किस देश के बीच मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई? ये ओमान में हुई। कहां पर हुई? ओमान के साथ हुई थी। भारत और ओमान देश के साथ कहां पर आयोजित हुई थी? दिल्ली में हुई थी। 10वीं बैठक थी ओमान के साथ। ये आप याद रखना, मिलिट्री कॉरपोरेशन की। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर 22वां। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर को मिला है? किस क्रिकेटर को मिला है? ये एडेरियल मिशेल को मिला है। किसको मिला है? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये न्यूजीलैंड के चौथे प्लेयर बन गए हैं ये अवार्ड पाने वाले, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। आईसीसी में अभी हाल ही में जो अवार्ड दिए गए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला है ये स्मृति मंधाना को मिला है, महिला का क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला है वो बाबर आजम को मिला है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला है वो लीजल ली को मिला है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला है वो जो रूट को मिला है। अंपायर ऑफ द ईयर जो मिला है मराइस इरामस को मिला है। ये आपको याद रखना है अंपायर के बारे में भी। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला है मोहम्मद रिजवान को मिला है। महिला में अगर बात की जाए तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला है आईसीसी वाला टैमी ब्यूमॉन्ट को मिला है। इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला है जनमान मालन को मिला है। इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो फतिमा सना को मिला है। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिशान मकसूद को मिला। ये सब जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिले हैं ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? नए अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है यूजीसी की, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और ये अस्तित्व में कब आया था? 1953 में आया था। 28 दिसंबर 1953 को जो है ये अस्तित्व में आ गया था। 1956 में इसकी स्थापना हो गई थी। अब इसके जो अध्यक्ष बने हैं नए उनके बारे में देख लेते हैं। एम जगदीश कुमार। कौन? एम जगदीश कुमार बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे कुमार डीपी का। किसका? कुमार डीपी सिंह का स्थान लेंगे, आप याद रखना। अन्य जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कैग जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पर सोनाली सिंह को बनाया गया है। किसको? सोनाली सिंह को बनाया गया है। सोनाली सिंह दीपिका दास का स्थान लेंगी। किसका? दीपिका दास का स्थान लेंगी। वन महानिदेशक और विशेष सचिव जो बनाया गया है वो सीपी गोयल को बनाया गया है। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बनाए गए हैं जीएवी रेड्डी। जीएवी रेड्डी जो है केजेएस ढिल्लो का स्थान लेंगे। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बनाए गए हैं जीएवी रेड्डी। थल सेना और उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी योगेश कुमार जोशी का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक एमडी जो बनाए गए हैं वो चंचल कुमार बनाए गए हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था के नए महानिदेशक जो बनाए गए हैं मदन मोहन त्रिपाठी। मदन मोहन त्रिपाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वर। डॉक्टर अनंत नागेश्वर को बनाया गया है। एक बार मैं क्लियर कर लेता हूं इसको। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के जो नए अध्यक्ष बने हैं पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी जो बने हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के नए अध्यक्ष बने हैं। एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं विक्रम देवदत्त। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बनाए हैं एस सोमनाथ। ये सब याद रखना आप, है ना। इनके बारे में एक बार फिर से हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी डिटेल में तो नहीं, एक बार दोबारा से फिर से रिपीट कर लेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस मनाया गया 4 फरवरी को। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्लोज द केयर गैप, ये इसकी थीम रही थी। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। क्लोज द केयर गैप, ये आप याद रख लेना। ये जो है 4 फरवरी को यानी विश्व कैंसर दिवस हर साल मनाया जाता है। एक दिवस और मनाया जाता है 4 फरवरी को, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी जो थीम रही थी ह्यूमन फर्टिनिटी इन एक्शन। ह्यूमन फर्टिनिटी इन एक्शन जो है ये अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस की ये थीम रही थी। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा तटरक्षक दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से पीछे मैंने आपको बताया भी था। चलिए कुछ नियुक्तियां हैं यहां पर हम देख लेते हैं। हाँ, ये रही
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद के एनसीईआरटी के जो निदेशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, ये दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जो है एनसीईआरटी के डायरेक्टर बनाए गए हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद के, है ना, ये आपको याद रखना है। इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रबंधक निदेशक एमडी बनाए गए हैं, राहुल भाटिया जो है एमडी बनाए गए हैं। इंडिगो एयरलाइंस के नए एमडी कौन बने हैं? राहुल भाटिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के नए चेयरमैन बने हैं पुष्प कुमार जोशी, पीछे हमने पढ़ा था अभी। ऑयल एंड नेचर गैस ओएनजीसी की पहली महिला बनी है निदेशक, यहां पर अध्यक्ष जो है अलका मित्तल। अलका मित्तल जो है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है रेलवे बोर्ड का चेयरमैन। इफको के नए अध्यक्ष जो बने हैं दिलीप संघानी, विश्व का पहला नैनो यूरिया विकसित किया था इन्होंने। इफको के नए अध्यक्ष दिलीप संघानी को बनाया गया है। एस सोमनाथ को इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। एस सोमनाथ कौन बने हैं? इसरो के नए चीफ बने हैं यहां पर एस सोमनाथ। सुभाष सरकार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का शुभारंभ इन्होंने किया था हाल ही में, सुभाष सरकार ने। रघुवेंद्र तंवर जो है आईसीएचआर के नए अध्यक्ष बने हैं। आईसीएचआर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रघुवेंद्र तंवर बने हैं। इंदु मल्होत्रा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष बनाई गई है। कौन? इंदु मल्होत्रा। विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के नए सीएमडी बने हैं। विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के नए सीएमडी बने हैं। मनोज पांडे जो है भारतीय थल सेना के उप प्रमुख, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे को बनाया गया है। और यहां पर मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को बनाया गया है। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद अनुराग ठाकुर, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद अनुराग ठाकुर बने हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक जो बनाए गए हैं मुखमित एस भाटिया, मुखमित एस भाटिया। संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव जो बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार बनाए गए हैं। ये सब नियुक्तियां आप इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो पीछे क्वेश्चंस पढ़ाए हैं उनको भी आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।